साथियों नमस्कार। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने प्रिय साथी मनोज त्यागी को याद करने के लिए। पिछले वर्ष 26 अगस्त को उनका देहावसान हो गया 60 वर्ष की आयु में। यह आयु ऐसी तो नहीं थी कि उन्हें इस दुनिया को विदा कहना पड़े, लेकिन कुछ रोग ऐसे हो गए थे उनको जिनके कारण धीरे धीरे उनका शरीर क्षीण होता गया और एक ऑपरेशन के पश्चात वो अस्पताल से वापस नहीं आ पाए। आज़ादी बचाओ आंदोलन के प्रमुख साथियों में और कहा जाए तो देश भर में आज़ादी बचाओ आंदोलन को फैलाने में मनोज जी की महती भूमिका रही। आज का विषय, उनकी स्मृति में जो व्याख्यान है उसका विषय हम सब ने सोच करके रखा भूमंडलीकरण और विज्ञान। कुछ लोगों को यह विषय अटपटा सा लग भी सकता है कि एक आंदोलन की बात हो रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरोध में जो आंदोलन खड़ा होता है आज़ादी बचाओ आंदोलन, और विज्ञान, उनके आपस में क्या संबंध है, किस तरीके की बात है। उसके बारे में विस्तार से चर्चा आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्ण स्वरूप आनंदी जी रखेंगे। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा याद करने के लिए मनोज जी को, तो यह भी बताना आवश्यक मैं समझता हूँ कि मनोज जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वितीय बैच के एक छात्र रहे और उन्होंने उस समय द्वितीय स्थान भी प्राप्त किया था। प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा जी के व्याख्यानों से प्रभावित होकर के उन्होंने निश्चय किया कि वे अब विज्ञान की जो दौड़ है उसमें शामिल नहीं होंगे। जिस तरीके से विज्ञान को देखा जा रहा है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों का हथियार बनकर के सिर्फ विज्ञान रह गया है, हम सबको उपभोक्तावाद की ओर ढकेल रहा है विज्ञान, उस दिशा में हम न जाकर के हम लोगों को आगाह करेंगे कि हाँ, विज्ञान की दिशा क्या होनी चाहिए। और उन्होंने अपना पूरा जीवन फिर आज़ादी बचाओ आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में समर्पित कर दिया। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं उनकी, और अगर उनकी यादों की बात करने लगूंगा, हम सबके पास हैं, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सबके पास वो यादें हैं। तो काफ़ी समय भी लगेगा और हम सब अपनी यादें सजो के रख सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले चूँकि व्याख्यान है मनोज जी की स्मृति में, तो हम चाहेंगे कि भूमंडलीकरण और विज्ञान को लेकर के हम सब बातचीत करें और उस बहाने मनोज जी को हम सब याद भी करें। तो आज के मुख्य वक्ता से हम अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। तो उन्होंने जो चलते समय जो बात कही थी वो मैं भूल नहीं पाता। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं ऑपरेशन करा रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, मैंने पिताजी के 2 ऑपरेशन करवाए थे और जितनी देखभाल मैं कर सकता था वो मैं सोचता कौन करेगा, कोई है ही नहीं।
उनका मैं हूँ, आप जब कराने को होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आ जाऊँगा, मैं हूँ। डॉक्टर साहब के जाने के बाद उन्होंने जैसे एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आंदोलन तब तक जीवंत रहेगा जब तक हमारे आपके बीच तालमेल रहेगा। और जो आंदोलन के विरोधी हैं वो चाहते हैं कि आनंदी और मनोज के बीच में खाई चौड़ी हो, मतभेद बढ़े। तो उसी दिन आंदोलन का पतन आरंभ होगा जिस दिन हमारे और आपके बीच में दूरियां आएंगी। मुझे लगता है कि आंदोलन में जो रास शुरू हुआ था उसमें मुझे मनोज जी की वो बात हमेशा याद आती थी कि अंतिम दौर में हम दोनों के बीच मतभेद बढ़े थे और आंदोलन का क्रमिक रूप में ह्रास होता गया था। हमारे लिए तो अनिर्वत थे, मुझसे 10 साल छोटे थे। ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मनोज जी हम लोगों के बीच नहीं रहेंगे। मित्रों, विषय जो है वो मनोज जी की प्रकृति के अनुरूप है। जैसा कि स्वप्निल जी ने बताया था, बायोकेमिस्ट्री से उन्होंने एमएससी किया था और द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। और बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी का दौर चला था, उसमें उनको अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती थी, क्योंकि जैसे वंदना जी कहती हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जीन रिवॉल्यूशन आया है। तो जो जीन रिवॉल्यूशन चल रहा है उसमें मनोज जी अगर मुख्य धारा में जाते तो अच्छी जगह जाते। और मनोज जी को हम लोगों ने खोजा नहीं था, वो अकस्मात हम लोगों को मिल गए। कल्पनाथ सिंह जी ने तेलियरगंज के पार्क में मीटिंग रखी थी, वहाँ डॉक्टर साहब का व्याख्यान हुआ, प्रोफेसर नायडू का व्याख्यान हुआ था और श्रोताओं में युवा साथी थे, कुछ एजी ऑफिस के कर्मचारी थे, 2 युवा थे, सुनील कर्नाटक जी और मनोज त्यागी। दोनों लोग गांधी भवन आए और कहा हम आंदोलन से जुड़ना चाहते। यानी डॉक्टर शर्मा के व्याख्यान से प्रभावित होकर के वो स्वतः स्फूर्त ढंग से आंदोलन से जुड़े और उन्होंने अपना कैरियर गांव पर लगा करके पूर्णकालिक कार्य करवा देश भर में आंदोलन को फैलाने में डॉक्टर साहब के दूत के रूप में काम किया। भूमंडलीकरण की जब बात आती है तो कभी कभी सोचता हूँ, क्या भूमंडलीकरण कोई सिस्टम है? क्या भूमंडलीकरण कोई आइडियोलॉजी है? क्या भूमंडलीकरण कोई मैथोलॉजी है? भूमंडलीकरण है क्या? हमें लगता है भूमंडलीकरण अब सब कुछ है। कुछ डेरिवेटिव वर्ड्स का प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं आज के ज़माने में। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ग्लोबल विलेज, ग्लोबल जायंट्स, यानी ग्लोबल शब्द जो है वो हमारे जहन में आ चुका है। जिस भूमंडलीकरण की विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहूँगा, उस भूमंडलीकरण का सूत्रपात
गैट वार्ताओं का जो 8वां चक्र चला था 1956 में चला था, उसी दौर से लेता हूँ। वैसे तो आप इतिहास में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि 1498 में वास्को डी गामा हिंदुस्तान आए, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उसके बाद मर्केंटिलिज्म का दौर चला। वो दौर जो है 1498 से अगर लिया जाए तो माना जा सकता है 1773 तक चला। 1773 से 1883 तक जो ये यूरोप के इंडस्ट्रियल नेशंस थे, उन्होंने पूरी दुनिया का उपनिवेशीकरण किया। इंग्लैंड इसमें आगे रहा। फिर 1883 से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वार तक हम आ सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो कॉलोनीज थी वो आज़ाद होना शुरू हुई। तो इस दौर में एक कंटिन्यूटी रही। पहले बड़े ढोंढे ढंग से, क्रूर ढंग से देश जो था, औद्योगिक देश, प्राकृतिक संसाधनों से जो समृद्ध देश थे, जिनकी अपनी जीवन शैलियाँ थी, स्वायत्त जीवन प्रणाली थी, सामुदायिक जीवन प्रणाली थी, उन पर जबरन कब्जा किया। उनको ज़बरदस्ती उनका कॉलोनाइजेशन किया, उपनिवेशीकरण किया। और आज जिस दौर में हम चल रहे हैं उसके लिए तो एक शब्द मुझे अप्रोप्रिएट लगता है, ऑटो कॉलोनाइजेशन। अब स्वतः हम तैयार बैठे हैं। अब कोई हमारे ऊपर हथौड़ा चलाने की आवश्यकता नहीं है, हम पर कब्जा करने की आवश्यकता नहीं है। हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि कोई इम्पोर्टेड डेवलपमेंट मॉडल आ जाए और हम उसको एग्जीक्यूट करें। सारी भाषा वही आपको मिलेगी कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य होगा $1 ट्रिलियन का, महाराष्ट्र का $1 ट्रिलियन का, तमिलनाडु का $1 ट्रिलियन का। अब ये होड़ है कि उत्तर प्रदेश पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है कि महाराष्ट्र बनता है कि तमिलनाडु बनता है। तो अब कहीं कोई प्रतिरोध नहीं है। अब हम ऑटो कॉलोनाइजेशन के दौर में चल रहे हैं। हमने कॉलोनाइजेशन को अंगीकृत कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा WTO के बनने की। 1 सितंबर 1988 से गैट वार्ताओं का, व्यापार वार्ताओं का जो 8वां चक्र शुरू हुआ था, उसको कायदे से 1990 दिसंबर तक ख़त्म हो जाना था, हर हाल में ख़त्म हो जाना था। लेकिन वो दौर लंबा चला है। 8वां चक्र जो है लंबा चला है, 8th राउंड। वो जाकर के दिसंबर 1993 में जाके पूरा हुआ है और 15 अप्रैल 1994 को फाइनल एक्ट पर दस्तखत होते हैं और 1 जनवरी 1995 से वो लागू हो जाता है। इतना लंबा दौर चला है। क्यों लंबा चला है? बीच में ही जो उसके महानिदेशक थे आर्थर डंकल, वो एक 400-500 पेज का एक पुलिंदा ले आए और उसमें उसको उन्होंने चर्चा का बिंदु बना दिया। उसके कुछ बिंदुओं की तरफ मैं चर्चा करना चाहूँगा, उसमें विज्ञान दिया जाएगा। उसमें पहली चीज़ तो यह की गई कि गैट वार्ताओं में जो WTO बनेगा आगे चल करके, गैट वार्ताओं में 2 मुद्दे शामिल किए गए। दवाओं का मुद्दा शामिल किया गया और कृषि का मुद्दा शामिल किया गया। उस समय तीसरी दुनिया के देशों ने बहुत विरोध किया कि भाई आप कृषि को क्यों ले आते हैं, दवाओं को क्यों ले आते हैं, ये तो राइट टू लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दबाव में
आर्थर डंकल ने उसको पूरी तरह से थोप दिया। भारतवर्ष की तरफ से उन दिनों ट्रेड नेगोशिएटर थे एसपी शुक्ला जी, उन्होंने पूरा विस्तार से लिखा है कितने कितने बीच में सब ग्रुप्स बने, कितने पावर ग्रुप्स बने, कैसे कुछ देशों के ब्यूरोक्रेट्स ने देश के नेताओं को धमकाया, तरह तरह से अंत में वो एक्ट के रूप में आ गया। जो चीज़ें पहले बिखरी हुई थी उनको एक मुकम्मल एक्ट का नमूना दे दिया गया और पूरी दुनिया के लिए वो एक संविधान सरीखा हो गया। पहले जैसे फुटकर तौर पर था कि IMF, वर्ल्ड बैंक अगर किसी देश को कर्जा देते थे तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लागू करवाते थे। अगर कोई देश किसी देश पर अमेरिकी कंपनियों को शक हो जाता था कि हमारी बौद्धिक संपदा की चोरी कर रही हैं, ज़्यादातर इल्ज़ाम झूठे ही हुआ करते थे, तो अमेरिका जो था वो स्पेशल 301 लगा देता था। उसके तहत ट्रेड सैंक्शंस देशों पर लग जाते थे। अगर सर्विसेज सेक्टर में आप मल्टीनेशनल्स को नहीं घुसने दे रहे हैं तो अमेरिका सुपर 301, यानी 2 हथियार अमेरिका के पास थे, स्पेशल 301, सुपर 301 और वर्ल्ड बैंक और IMF का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, सबको समाहित करके डंकल ड्राफ्ट तैयार होता है जिसमें 2 चीज़ें और जुड़ती हैं, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेड का रिश्ता बनाया गया और ये कहा गया कि ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमी है इसमें ट्रेड का, फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट का और बाज़ार का, सबका ग्लोबलाइजेशन होना है। तो जो मुख्य बात, जैसे पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो देश आज़ाद हुए थे उन्होंने विदेशी पूंजी के निवेश के लिए कुछ प्रतिबंध लगा रखे थे। जैसे था कि अगर कोई मल्टीनेशनल हमारे देश में या किसी देश में निवेश करेगी तो वो कुछ स्थानीय सामानों का उपयोग करेगी। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट ज़रूरी था, इसलिए ज़रूरी था कि उससे हमारी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। दूसरा था कि आप बेहिसाब आयात नहीं करेंगे, आप जितना आयात कर रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा निर्यात करेंगे, यानी हमारी इकोनॉमी में भुगतान संतुलन की का संकट नहीं पैदा होगा। और ये पहले रहा है कि अगर कोई मल्टीनेशनल आती है तो उसमें कुछ लोकल इन्वेस्टर्स की भी भागीदारी होगी, उनका भी इक्विटी पार्टिसिपेशन होगा। WTO ने एक झटके में जो ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स लागू किया उसमें सब खत्म कर दिया। क्या भाई लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। कंपनी को पता नहीं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो आयात करना है। कंपनी के ऊपर निर्यात की बाध्यता न डालिए, आपका इतना बड़ा खुद का बाजार है, डोमेस्टिक मार्केट है, खोल दीजिए ना, दीजिए इसको। यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स में ये कहा गया कि सब बंधन हटाइए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। मल्टीनेशनल्स ने ये कहा कि हम आएंगे, नए नए क्षेत्रों में निवेश करेंगे, हम नई टेक्नोलॉजी ले आएंगे, हम कैपिटल ले आएंगे, हम स्पेशल चीज़ें ले आएंगे। यानी उसको ये कहा गया कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है नई परियोजनाएं लगाएंगे, नए नए उपक्रम खड़े करेंगे, आपके देश का विकास होगा। लेकिन ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। हुआ क्या है? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जो ऑलरेडी हमारे उपक्रम हैं उनमें मल्टीनेशनल्स भागीदारी कर रही हैं, उन्हें खरीद रही हैं। यानी बना बनाया ढांचा है, बना बनाया उपक्रम है।
अच्छे खासे ढंग से उसमें थोड़ी सी अगर जान डाल दी जाए तो चल सकता है। एक तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, दूसरा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो पहले से भी रहा है। ये था कि भाई किसी लेखक ने किताब लिखी है तो उसका कॉपीराइट है, उसको कुछ रॉयल्टी मिलेगी, या हमने कोई नया इन्वेंशन किया है तो हमारे नाम पर उसका पेटेंट होगा, ये था। लेकिन हमारे देश का जो इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 है वो बहुत खूबसूरत है। लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने से बनना शुरू हुआ था और इंदिरा जी के ज़माने में उसने एक्ट का रूप लिया। हमारे देश के कानून में ये था कि प्रोसेस पेटेंट है, प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है। प्रोसेस पेटेंट का मतलब है कि अगर ये मेज है तो ये प्रोडक्ट है, किसी कंपनी ने तैयार किया है, अगर कोई अन्य तरीके से इस मेज को तैयार कर लेता है तो उस पर रोक नहीं है। प्रोसेस का पेटेंट है, आपके तरीके का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अन्य तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। प्रोसेस पेटेंट। हमारे यहाँ पेटेंट की जो अवधि थी वो 5 साल थी, बढ़ करके बहुत हो जाती थी, 7 साल 8 साल हो जाती थी। WTO का जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें प्रोडक्ट पेटेंट लागू कर दिया गया। यानी कोई नया आविष्कार होगा, कोई नया प्रोडक्ट तैयार होगा, कोई नई चीज़ आएगी, उस चीज़ को आप नहीं बना सकते हैं। प्रोडक्ट का पेटेंटीकरण हो चुका है, प्रोडक्ट जो है वो पेटेंटेबल है, इसलिए कोई दूसरा उस प्रोडक्ट को नहीं बना सकता है। कितने दिनों तक नहीं बना सकता है? 15 वर्षों तक, और कुछ स्थितियों में 15 से वो 20 हो सकता है। कंपनियां बड़ी शातिर होती हैं, कंपनियां अपने प्रोडक्ट में थोड़ा हेर फेर कर देती हैं और उसी प्रोडक्ट का नया नाम रख देती हैं, तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट चलता रहता है। तो दवाओं के क्षेत्र में जिसको आप कह सकते हैं कि कोई दवा है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम समझ सकते हैं ये इसमें क्या क्या है, किन किन चीज़ों से बनी है, तो हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो भारत में दवा उद्योग ने काफ़ी प्रगति की थी 1970 के इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 के चलते। इसीलिए हिंदुस्तान को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा मिला हुआ था कि यहाँ की दवाएं जो हैं सबसे सस्ती हैं, दुनिया में सबसे सस्ती हैं। तो प्रोडक्ट पेटेंट की व्यवस्था लागू हो गई और 2 चीज़ों के पेटेंट की मनाही हमारे इंडियन पेटेंट्स एक्ट में रही है। वो ये कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पेटेंट नहीं हो सकता है, जैव पदार्थों का पेटेंट नहीं किया जा सकता। जैव पदार्थ का मतलब ये है, ये उस समय भावना थी, वो कहा भी गया था कि ये जैविक पदार्थ जो है प्रकृति तैयार करती है, प्रकृति के ही और लोगों के बीच रहने दीजिए, इसमें कंपनियों को नहीं आना चाहिए। लेकिन जैव रूपों का भी पेटेंटीकरण लागू हो गया। इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा बीजों को। मोनसेंटो जैसी कंपनियों ने भारतवर्ष के ही बीजों को अपना बीज बता करके और हमको चोर सिद्ध करना साबित किया। कुछ उदाहरण मैं देता हूँ। WR ग्रेस नाम की कंपनी ने हल्दी का पेटेंट कराया, अमेरिका में, जो हल्दी के एंटीबायोटिक गुण हैं। ये कहा कि ये तो हमारी अपनी खोज है, जबकि हमारे देश में हल्दी का उपयोग कितने दिनों से होता रहा है। वो मुकदमा लड़ा गया और ये ज़रूर है कि हमारे देश में डॉक्यूमेंटेशन बड़ा कमज़ोर रहता है। हम लोग वागवीर हैं, कर्मवीर हैं नहीं। तो डॉक्टर वंदना शिवा और तमाम लोग जुटे और हल्दी का सारा लिटरेचर तैयार किया और
कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के लोग लगे, कुछ कानूनवेत्ता लगे, तो वो मुकदमा जीता गया। फिर एक कंपनी है राइसटेक, जिसने हमारे बासमती का नाम कासमती रख करके पेटेंट करा लिया। ये हमारी खोज है। बासमती जबकि भारतवर्ष में और पाकिस्तान में मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उत्पाद रहा है, लेकिन उसका मुकदमा भी 99% जीता गया। राइसटेक कंपनी ने कराया था। और मध्य प्रदेश के गेहूं के कुछ बीज हैं, बहुत ही वो विज्ञापन आता है आटे वगैरह में, उसका पेटेंट मोनसेंटो ने कराया था नाफल के नाम से। यानी बीजों में तो मोनसेंटो ने जो काम किया, मान लीजिए कहीं के टमाटर में स्वाद होता है तो उस टमाटर का जर्मप्लाज लिया, कहीं का टमाटर देखने में बड़ा होता है और रंग अच्छा रहता है, उसका जर्मप्लाज लिया। तो 10 जगह के टमाटरों के जर्मप्लाज्म लेकर के कुछ जेनेटिक मैनिपुलेशन करके, जेनेटिक हेर फेर करके आपने एक नया बीज बना लिया और कह दिया कि हमारी संपत्ति है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला आया, ये बहुत ही, तो सबसे बड़ा जो है वो जो हमारी जेनेटिक वेल्थ है, जो हमारी जैव संपदा है दुनिया में। जैसे प्रोफेसर बद्री विशाल जी यहाँ बैठे हुए 2 बार बोल चुके हैं कि जैसे प्रकृति ने भारतवर्ष को बहुत तबीयत से, इत्मीनान से गढ़ा है। यहाँ हर तरह का मौसम है, हर तरह के बीज हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ की जो जेनेटिक वेल्थ है उस पर नज़र जो है मल्टीनेशनल्स की रही है, और मल्टीनेशनल्स कामयाब हो जाते हैं। जैसे रायपुर में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक रहे हैं रेछारिया जी, जो उन्होंने कई हज़ार देसी बीजों को इकट्ठा किया, के जर्मप्लाज्म इकट्ठा किए और एक जीन बैंक तैयार किया। सिंजेंटा ने क्या किया? सिंजेंटा ने इंदिरा गांधी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया और उसकी पूरी कोशिश रही कि जो जीन बैंक है धान का, उस पर डकैती की जाए, हड़पा जाए, और काफ़ी कुछ वो कामयाब भी हुए सिंजेंटा। मोनसेंटो ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ कोलैबोरेशन किया। डॉक्टर साहब गए थे बेंगलोर, बता रहे थे कि वहाँ के वैज्ञानिकों ने उस बोर्ड को तोड़ा, हटाया। पहले जो समझौते होते थे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते होते थे। अब समझौते जो हैं बाहर की कंपनियों और हमारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के बीच होने लगे। मोनसेंटो है, सिंजेंटा है, दवाओं की कंपनियां हैं, जैसे वैक्सीन जो है फाइजर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार की थी। यानी ये जो जीन संवर्धित सरसों वाला मामला है, जीएम मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, क्या नाम था, प्रोफेसर दीपक पेंटर, वो वहाँ माइक्रोबायोलॉजी में भी रहे, तो उन्होंने तैयार किया। और भारत सरकार ने ये कहा कि ये तो भारतवर्ष का बीज है। पता चला भारतवर्ष की तरफ से दीपक जो है, जो वाइस चांसलर रहे हैं वहाँ के, वो मुखौटा थे, उसके पीछे बायर था। बायर यानी इस देश के जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें किस तरह से सेंध हमारी मल्टीनेशनल्स कर रही है रिसर्च में, सारी चीज़ों में। और जीएम मस्टर्ड जो है रुका हुआ था, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट
ने कहा है कि उस पर उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखा जाए। भारतवर्ष का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें खादी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चरखे का बहुत बड़ा योगदान रहा है चेतना जगाने में। और खादी सबकी वर्दी थी, चाहे वो मार्क्सिस्ट रहे हों उन दिनों और चाहे वो सोशलिस्ट रहे हो, चाहे वो गांधीयन रहे हो, स्वतंत्रता संग्राम में है तो खादीधारी है। आज उस खादी में किसका कपास, किसकी रुई? बीटी कॉटन। यानी इंग्लैंड में कपास नहीं था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हमारे कपास से, और आज यह है कि खादी में बीटी कॉटन। तो ये जो दुनिया बन गई है, हम लोग ऑटो कॉलोनाइजेशन के दौर में चल रहे हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है। आइडियोलॉजी भी भूमंडलीकरण बन चुकी है। भूमंडलीकरण के साथ दो तर्क हैं। एक तो तर्क यह है कि भाई दुनिया से हम जुड़ना चाहते हैं, आइसोलेटेड नहीं रह सकते हैं, लोगों से अलग थलग नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से इसका महिमा मंडन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मजबूरी है, आप इससे बच नहीं सकते, आपको इसके साथ रहना सीखना होगा। तो आज जो है और जो बातें पहले मल्टीनेशनल्स में लोग छिपे तौर पर कहते थे, वो बातें खुल करके कहने लगी। जैसे लैरी समर्स अमेरिका में जब डेमोक्रेट्स थे तब वो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी रहे, पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, डिप्टी सेक्रेटरी थे, बाद में सेक्रेटरी हो गए। डेमोक्रेट्स के हार जाने के बाद जब ये बुश सीनियर बुश राष्ट्रपति हुए तब वो हटे थे, और हटने के बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हो गए थे। तब उन्होंने एक बयान दिया था कि तीसरी दुनिया के देशों में गंदगी कम है, तीसरी दुनिया के देशों में पर्यावरण ठीक ठाक है, तीसरी दुनिया के देशों में जंगल है, पानी है, अच्छा वातावरण है। तो ये जो विकसित देशों की पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए तीसरी दुनिया के देशों में। लैरी समर्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के नाते उनका वक्तव्य छपा था और दुनिया भर में उसकी तीखी आलोचना की थी। देखें आप, भारतवर्ष में उसी तरह का खेल हुआ है कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसी थी भोपाल में, तो कंपनी उसी विचार के तहत आई थी, भारतवर्ष भेजी गई थी। और लगी कहाँ? यूनियन कार्बाइड का वो कारखाना लगा है घनी बस्ती में लगा। और कब लगा है? जब इमरजेंसी थी, कोई आदमी बोल नहीं सकता था, आपातकाल के दिनों में लगा। और जब वो लग रहा था तब ये हुआ कि भारतवर्ष की खेती तो कीटनाशी रसायन चट कर जाती हैं। भारत के वर्ष के ऊपर हम कृपा कर रहे हैं कि ये कारखाना लगा रहे हैं, कीटनाशी रसायनों का सफाया होगा और खेती बाड़ी बढ़ेगी। और इतना बड़ा विशाल देश है, इसकी भूख की समस्या से हम चिंतित हैं, इसलिए कारखाना लगा। आप देखो 1984 में जो हादसा हुआ और हादसे के बाद आर्थर एंडरसन को स्पेशल प्लेन से भोपाल से अरेस्ट नहीं किया जाता है, जमानत हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई जब जरूरत होगी तो आ जाएगा, और सीधे उड़ के कहाँ जाते हैं? राष्ट्रपति भवन में जाते हैं। राष्ट्रपति ज्ञानी जय सिंह जी से कुछ विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। उनको भोपाल की अदालत में और अदालतों ने भगोड़ा घोषित किया था।
इंडियन एक्सप्रेस में 20 बार फोटो छपा है कि भाई ये इस गली में रहते हैं और 90 वर्ष के हैं और हेल एंड हार्टी हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। लेकिन भारतवर्ष की सरकार को पता नहीं चला कि आर्थर एंडरसन कहाँ हैं। ओसामा बिन लादेन अमेरिका ढूंढ लेता है, लेकिन भारत सरकार आर्थर एंडरसन को नहीं ढूंढती। और विज्ञान तो कम है इसमें, प्रोफेसर विष्णु प्रकाश जी अच्छा शब्द कहते हैं, विज्ञान नहीं है विज्ञापन। मल्टीनेशनल्स कहती हैं कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और हमको सी ग्रेड की टेक्नोलॉजी देते हैं, जो टेक्नोलॉजी उनके यहाँ डंप की जाने लायक है, ऑब्सोलीट है, कूड़ेदान में फेंक दी जाने वाली टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र करते हैं। यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के नाम। और जो विज्ञापन, जैसे नेस्ले कंपनी ने अपने उत्पादों को बढ़ाने के लिए क्या किया था कि तरुणियों को नर्स की पोशाक पहना करके अस्पतालों में भेजा, और जो माएँ, नई माएँ बनी थी, नवजात बच्चों की माएँ बनी थी, उनसे कहा कि अगर आप अपना दूध पिलाएंगी तो आपका सौंदर्य बिगड़ेगा, आप की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, ये आप पिलाएं नेस्ले का जो मिल्क। यानी ब्रेस्ट फीडिंग को हतोत्साहित किया। यानी विज्ञापन के जरिए कि जो काम विज्ञापन के जरिए मल्टीनेशनल्स कर रही थी, WTO के आने के बाद वो पूरा खेल फरक्खाबादी हो गया। एक चीज़ बार बार कही गई थी कि WTO एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, IMF नहीं। IMF के बारे में कहा गया कि भाई वहाँ कुछ देशों के पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं, कुछ देशों के पास कम है, विश्व बैंक बनी। ये तो भाई एक ऐसा संगठन है कि 1 कंट्री 1 वोट, और ये पूरी तरह से वर्ल्ड पार्लियामेंट है। 136 देशों ने पहले दस्तखत किया था, तो उसमें चीन वगैरह कई देश घुसे हैं। 136 देशों की पार्लियामेंट ने, 136 देशों की कांग्रेसेस ने उसको पारित किया है। यानी दुनिया भर के लोगों के प्रतिनिधित्व से ये WTO बनी है। और मज़े की बात देखिए कि WTO से जो कुछ खींचना था विकसित देशों को, वो खींच लिया। अब WTO में उनकी रुचि नहीं है। WTO के जो प्रावधान थे वो सब देशों के संविधान में घुसा दिया गया। अब WTO, अब हर जो महाबली देश है या जो बराबरी के भी देश हैं, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। अब WTO का महत्व तो नहीं रहा। आज़ादी के बाद होना तो ये चाहिए था कि जो हमारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति होती वो इस देश की लोक विद्या से जुड़ती। यहाँ का बढ़ई, यहाँ का कारीगर, यहाँ के जो हुनरमंद शिल्पी रहे हैं, यहाँ के बुनकर रहे हैं, नहीं, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब ये पॉलिटेक्निक्स खुल रहे थे तो प्रोफेसर CN वकील जी ने एक लेख लिखा था और भारत सरकार को राय दी थी कि ये जो बहुधंधी तकनीकी संस्थान खुल रहे हैं, पॉलिटेक्निक्स खुल रहे हैं, ये गाँवों के जो आर्टिजन्स हैं उनसे जुड़ें और उनकी टेक्नोलॉजी का अध्ययन करें और उनके साथ मिल करके उस टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करें। तो तब जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के द्वारा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन होगा, मास एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सरकार इतना धन खर्च कर रही है तो सरकार को तो एक 3 टियर सिस्टम थमा दिया था विश्व बैंक ने। वो क्या था? ITI खोलिए जिससे निचले दर्जे का टेक्नीशियन तैयार हो, और पॉलिटेक्निक खोलिए तो मध्यवर्ती टेक्नीशियन तैयार हो, और IITs खोलिए
तो बड़े बड़े इंजीनियर्स तैयार होंगे, टेक्नोलॉजिस्ट तैयार होंगे। यानी सारा ब्लूप्रिंट गांधी कहाँ कहते थे चरखे में, उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा था कि कोई इसको सुधार देगा तो मैं 1 लाख रुपए का, यानी चरखे ऐसा चरखा हो जो किसी व्यक्ति को डिस्प्लेस न करे, उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाए, उसकी उत्पादकता को बढ़ाए, उस तरह की मशीनरी की बात, उस तरह के साइंस की बात गांधी सोच रहे थे, कुमारप्पा सोच रहे थे। लेकिन गांधी से जुड़े लोग दूसरी बातें सोच रहे थे। जैसे उड़ीसा के गांधी कहे जाते हैं नवकृष्ण चौधरी, मुख्यमंत्री बने थे, बहुत तपहपूत जीवन उनका रहा है। नवकृष्ण चौधरी के ही बेटे मनमोहन चौधरी जी रहे, जो सर्वसेवा संघ के अध्यक्ष थे। जेपी जी के साथ, जेपी के साथ 4 सर्वोदय के लेफ्टिनेंट्स थे, मनमोहन चौधरी, सिद्धराज ढड्ढा, आचार्य राममूर्ति, पुस्तक ठाकुरदास बंग, मनमोहन चौधरी जी के पिताजी। उन्हीं के ज़माने में ये हीराकुद डैम बना था, आज़ादी। और उस समय लोगों ने कहा, लेकिन नहीं, ये जितने गांधी का नाम लेने वाले लोग रहे, उन्होंने उसी विकास मॉडल को लागू किया। उसमें वो क्रूरता की हद तक जाने को तैयार थे। पोंग डैम बन रहा था तो मोरारजी भाई देसाई ने कहा था कि कृपा करके हट जाइए, हम रिक्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज हम पानी छोड़ देंगे, आप डूब जाए बह जाए, हमारी चिंता नहीं। यानी गांधीयन स्पिरिट वाला आदमी, जो शराब के मुद्दे पर तो मिलिट्री तक में वो शराब लागू कराने के लिए पिल पड़े थे जब प्रधानमंत्री थे, लेकिन बांध बनने के लिए वो आतुर थे कि बांध बनेगा, कोई नहीं मानता है तो पानी छोड़ दिया जाए, बह जाएंगे, गांव के गांव बह जाए, हमें चिंता नहीं। तो एक जो पश्चिमी तिलिस्म रहा है, ठीक है, आप चीज़ों में आत्मनिर्भरता लाइए, लेकिन आज आत्मनिर्भरता नहीं। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है कि भाई मल्टीनेशनल्स हिंदुस्तान में आवें, तो हिंदुस्तान में क्या करें, हिंदुस्तान के हम उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, हिंदुस्तान आए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया ना कर सके कोई बात नहीं, असेंबल इन इंडिया। और किस लिए? फॉर एक्सपोर्ट, फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, फॉर द वर्ल्ड। और अब हम अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि भारतवर्ष जो है, पहले लड़ाई के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक था, अब हम लोग कुछ हथियारों का निर्यात करने लग गए हैं। अरे भाई, वो हथियार बना कौन रहे हैं? मल्टीनेशनल्स। और मल्टीनेशनल्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इतिहास हमें सिखाता है। 1971 में जब बांग्लादेश की मुक्ति का संग्राम चल रहा था, उस समय जो युद्धक विमान थे, उनको तेल की आवश्यकता थी। तब इंदिरा जी ने तेल कंपनियों से ये कहा कि आप ऑयल रिफाइनिंग तेज़ कर दीजिए। उस समय रॉयल डच शेल यहाँ काम कर रही थी, जितना वो नॉर्मली करती रही उससे कम किया, जानबूझ करके कम किया, क्योंकि मल्टीनेशनल्स पर आप भरोसा नहीं कर सकते। और अंत में इंदिरा जी ने बांग्लादेश के बनने के बाद जो बड़ा काम किया था, वो ये किया था कि इन सारी ऑयल कंपनियों का नेशनलाइजेशन किया था। तो जब संकट आता है तब पता चलता है। तो हमारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नीति ऐसी होनी चाहिए जो इस देश की आवश्यकताओं के मुताबिक हो। कोई टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं है, कोई विज्ञान का विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा विज्ञान और ऐसी टेक्नोलॉजी हमको नहीं चाहिए जो हमको विस्थापित कर दे, जो हमारा स्थान ले ले। जनबहुल देश है, जनसंकुल देश है यहाँ, लेकिन मल्टीनेशनल्स की तूती बोल रही है। मैं 2 मिनट में बात खत्म करूँगा, क्योंकि ऐसा प्रसंग है कि उस पर भी हम अपनी बात रखेंगे।
मेरे एक मित्र अग्रवाल साहब पॉलिटेक्निक में हम लोग साथ पढ़ाते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उन दिनों पॉलिटेक्निक टीचर्स जो था वो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में, तो IIT का दर्जा मिल गया उसको, नाम भी बदल गया। तो वो ट्रेनिंग करने गए थे, ट्रेनिंग करके आए थे। हम लोगों को एक रेनॉल्ट पेन दिया था, तो जानकारी भी नहीं थी कि पेन विदेशी। उसके बाद वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जब गए तो भौचक रह गए, उनको लगा फिर मैं चंडीगढ़ आ गया क्या। जिस तरह से टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ की प्रयोगशालाएं थी, ठीक उसी तरह से डायरेक्टर का चैम्बर जिस तरह से था, उसी तरह से सारी की सारी संरचना। तो इसका मतलब है चंडीगढ़ में जो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना था, उसका रेप्लिका यहाँ तैयार किया गया। तब उन्होंने आकर के, हम लोगों ने जब उनका स्वागत और अभिनंदन किया, तब उन्होंने जब ये बात बताई, तो ये है कि हम नकलची हुए जा रहे हैं। आज़ादी बचाओ आंदोलन का जो जब कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, प्रोफेसर यशपाल जी उसमें मुख्य थे। प्रोफेसर यशपाल जी ने एक बात कही थी, मैं साझा करना चाहूँगा। प्रोफेसर यशपाल जी को इंदिरा जी ने बुलाया और कहा कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। और उन्होंने अपनी बात बताई कि विदेशी लोग टेक्नोलॉजी देते नहीं हैं, आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, तरह तरह की शर्तें रखते हैं, आप इस काम को लीजिए। प्रोफेसर यशपाल जी ने एक शर्त रखी कि इसको लेटरल एंट्री से न जोड़ा जाएगा। जो प्रोफेसर यशपाल जी ने कहा था कि मैडम, ये काम मैं, इस प्रोजेक्ट को मैं लेना चाहूँगा और मैं देश भर के विश्वविद्यालयों में जाऊँगा और जो युवा भौतिक विज्ञानी हैं उनको टटोलूँगा, तलाशूँगा और एक टीम तैयार करूँगा और इस काम में लगूँगा। वो गए और उन्होंने एक टीम तैयार की, युवा भौतिक विज्ञानी और कुछ टेक्नोलॉजिस्ट बैठे। तो पहली मीटिंग उसकी हुई, तो प्रोफेसर यशपाल जी ने अपना मंतव्य बताया कि देखिए ये काम हम लोगों का है। उसमें एक उत्साही नौजवान उठ खड़ा हुआ, कहा सर इसमें क्यों परेशान होते हैं, अरे अमेरिका से मंगा लीजिए, वहाँ है, क्यों हम इसमें माथापच्ची कर रहे हैं, जब जो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है क्यों उस पर। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें खुद कहा, उन लोगों से पूछ लिया जाए कैसे, उनका ना हम खुद डेवलप करेंगे। तो प्रोफेसर यशपाल जी और उनकी टीम लगी और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में महारत हासिल हुई देश को, और देश आत्मनिर्भर भी बना और आयात करने की भी स्थिति रहा। तो अगर अमेरिका ने हमको सुपर कंप्यूटर नहीं दिया, तो रूस ने कहा था हम देंगे, बाद में क्योंकि सोवियत यूनियन ढह गया था, तो रूस के दबाव में अमेरिका ने भी मना कर दिया, नहीं देंगे सुपर कंप्यूटर। तब बंगलौर में वैज्ञानिकों ने दिया। तो हम अपनी मनीषा से, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से टेक्नोलॉजी गढ़ेंगे। ये मनीषा स्वदेशी मनीषा है। हम आयातित, लेकिन आज तो ये है कि हम हर चीज़ इम्पोर्टेड मॉडल चाहते हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाते थे तो वहाँ राष्ट्राध्यक्षों से तो मिलते ही मिलते थे, वहाँ विशेषज्ञों से, प्रोफेसरों से और एक्सपर्ट्स से संवाद करते थे। अब जाते हैं देश के प्रधानमंत्री और दूसरे देशों के भी जब आते हैं अपने यहाँ, तो वह मत्था टेकते हैं कहाँ, जो मल्टीनेशनल्स के मुख्यालय होते हैं वहाँ, कि आइए डेवलपमेंट के लिए। यानी डेवलपमेंट का ठेका हमने दे रखा है, देना चाहते हैं। हम ये सिद्धांत पालना ही नहीं चाहते हैं कि हम देश का विकास करेंगे। डेवलपमेंट मीन्स सेल्फ डेवलपमेंट। हम अपने तरीके से अपने तई अपना विकास करेंगे, उसमें हम असफल होंगे। जब हम प्रयोग करेंगे, जब बच्चे चलना शुरू करते हैं, गिरते हैं, चल पड़ते हैं, वो भाव जब तक नहीं विकसित होगा, अब वो दुनिया में गायब होगा। याद कीजिए वियतनाम में अंकल हो ची मिन
कितने वर्षों तक अमेरिका से लड़े थे, और आज अमेरिका और वियतनाम जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं शांत महासागर में। यानी अभी जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी के जो सबसे बड़े नेता थे, कुछ दिन पहले निधन हुआ, जो सेनाध्यक्ष का भी निधन हुआ, ज़्यादा उम्र उन लोगों को मिली थी, जिन्होंने हो ची मिन्ह के साथ काम किया था, वो लोग अभी वर्ष 2 वर्ष पहले गए हैं, और उन्हीं के जीवन काल में ही अमेरिका के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास हो रहा है। तो जो कहा था फ्रांसिस फुकुयामा ने, इतिहास का अंत हो गया, एंड ऑफ हिस्ट्री, लगता है ग्लोबलाइजेशन ने पूरे विश्व पर अपना झंडा गाड़ दिया है। अभी कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था कि नोएडा के पास 200 एकड़ ज़मीन, इटली की बाइक बनाने वाली कंपनी है, मुझे उच्चारण नहीं मालूम उसका ठीक ठाक, डुकाती या डुकाती जो भी हो, DUCATI, उसको 200 एकड़ ज़मीन फ्री दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि भाई ये यहाँ के लोगों को रोज़गार देंगे। टाटा स्टील ने नीदरलैंड्स में कुछ पर्यावरण का जब नुकसान किया था और अदालत ने दोषी पाया था, उस पर जुर्माना वहाँ की अदालत ने लगाया, तो सरकार ने कहा ना ना ना, ये दोषी नहीं है भाई, उत्पादन करेंगे, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, थोड़ा बहुत पर्यावरण दूषित होता है, तो जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है वो हम भरेंगे, हम ठीक करेंगे, लेकिन जाए नहीं, टाटा स्टील बने रहें। अब ये स्थिति हो गई है कि सरकारें दंडवत कर रही हैं, घुटने टेक चुकी हैं, उनको मल्टीनेशनल्स का दिग्विजय। अब कोई उनको फौज फाटा लाने की आवश्यकता नहीं है, सैन्य बल की आवश्यकता नहीं है, अब सब साष्टांग लेटे हुए हैं, खराब दौर चल रहा है। अब तो कहीं प्रतिरोध की आवाज़ देश में नहीं सुनाई दे रही। मैं याद करता हूँ 1989 से लेकर के 2008, 7, 8 तक देश भर में कहाँ कितने आंदोलन चल रहे थे, और जहाँ लोगों ने निर्णायक जीतें हासिल की थी। इलाहाबाद में ही शंकरगढ़ में रॉयल डच शेल की रिफाइनरी लगने वाली थी। आज़ादी बचाओ आंदोलन के नायक प्रोफेसर बनवारीलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वहाँ लोगों ने आंदोलन चलाया, और 92 वर्ष के रहे होंगे उस समय पद्मश्री रघुनाथ सिंह गहलोत, उन्होंने पैर से मार करके उस पत्थर को, डॉक्टर सुचेत गोविंदी भी थी, यानी नहीं लगा। अब मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले कि रॉयल डच माने वो रिफाइनरी लगनी चाहिए शंकरगढ़ में, यानी वो मरा नहीं है, लग रहा है। पेप्सी कोला का प्लांट इलाहाबाद में लगेगा, रायबरेली में पेप्सी कोला का प्लांट लगेगा। कहाँ तो हम ये नारा लगाते थे, दूध दही के देश में कोका कोला नहीं चलेगा, पेप्सी कोला नहीं चलेगा। बलिया से भगाया गया था, वहाँ डेयरी लगाने की योजना थी, अब देश में छाते जा रहे हैं। दूध दही की बात आप करते चलिए, वो दूध दही बेचेंगे। हम कहते थे दूध दही के देश में कोका कोला नहीं चलेगा, चलिए कोका कोला ही दूध बेच रहा है, पेप्सी कोला ही मिल्क प्रोडक्ट बेचने पर आमादा है। तो ये ऑटो कॉलोनाइजेशन का दौर है। मुझे लगता है मनोज जी जैसे मनस्वी को श्रद्धांजलि तभी हम दे सकते हैं जब हम उस लड़ाई को जारी रखते हैं। कि मनोज हो व्यक्ति नहीं, एक विचार और संघर्ष और संगठन। डॉक्टर शर्मा ने ऐसे देश में जगह जगह स्फुलिंग पैदा किए थे, और उनके न रहने पर वो चिंगारी देश भर में बुझ रही है। असली चीज़ तो यही है कि उस तरह की स्फुलिंग को जागृत करें। मैं मनोज जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मनोज की स्मृति करते हुए जो है, शायद हम लोग ये भी ध्यान में रखना चाहेंगे कि जब हम ये कहते थे कि जहरीली कंपनियां भारत छोड़ो, तो उसके साथ एक और नारा लगाते थे कि जहरीली सोच भारत से।
छोड़। मुझे लगता है वो बात जो है महत्वपूर्ण है, उस बात को शायद समझना आवश्यक है। समझना इसलिए आवश्यक है कि केवल जहरीली कंपनियों के चले जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और वो वाली बात जहाँ पर कि जो लास्ट की जो बात उठा रहे थे, या जो बात आपने उठाई, जहाँ पर कि बनवारी लाल जी ने बाद में देशी कंपनियों और विदेशी कंपनियों दोनों को कहा, तो जो परेशानी हम लोगों की है, जिसके तहत हम कह रहे हैं कि ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, नौकरियां चली जा रही हैं, केवल नौकरियां ही नहीं चली जा रही, तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं देश में, लोकतंत्र चला जा रहा है। उसके पीछे और कुछ नहीं है, जहरीली सोच है। और इस बात को शायद समझना ज़रूरी है कि वो जहरीली सोच जो है, जब तक हम समझेंगे नहीं कि ऐसा होता क्यों है, क्या ये नहीं सोचेंगे कि ये कंपनियां जो आई हैं वो बनी ही कैसे, तब तक जो है आप कोई इसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। समाधान यहाँ से निकालने की ज़रूरत है कि जो हमारे मन बने हैं आज, जिस वजह से हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमारे मन बने हैं उसी जहरीली सोच के द्वारा। वो जहरीली सोच है क्या? वो जहरीली सोच ये है कि जिस साइंस की हम बात कर रहे हैं, उस साइंस ने ही वो जहरीली सोच बनाई। इस बात को शायद समझना आवश्यक है। वो साइंस है क्या? अगर आप याद करेंगे तो साइंस में जब ये कंपनियां बन रही थी, शायद आपको याद नहीं होगा, जो पहली मल्टीनेशनल कंपनी जिसकी बात हिंदुस्तान में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना 1600 में हुई और 2 साल बाद एक और मल्टीनेशनल कंपनी की स्थापना हुई जो डस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और शायद यही बात आपको जानने की ज़रूरत है कि ये समय तब ऐसा था जब ये कंपनियां बन रही थी, जबकि न्यूटन का फिज़िक्स बन रहा था। जब न्यूटन का फिज़िक्स बन रहा था, तब जो साइंस बन रही थी वो एक विशेष प्रकार की साइंस थी, और उसके तहत जो था बाइनरी डायलेक्टिक्स जो थी, वो साइंस को डायरेक्ट करती थी। बाइनरी डायलेक्टिक्स क्या थी? तो वो यही बताती थी कि हाँ, सच जो है केवल एक होता है, एक से ज़्यादा सच नहीं होता है। X and X alone is the cause of Y। तो लॉज ऑफ मोशन जो आए, तो लॉज ऑफ मोशन इसी तरीके से बने। और वो बन कब रहे थे? बन रहे थे जबकि ये सारी की सारी कंपनियां बन रही थी। और उसके थोड़े दिनों बाद ही जो है साइंस का एप्लीकेशन होता है और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है। और उसी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तहत जो है ये कंपनियां और ज़्यादा समृद्ध होती हैं। एक और बात शायद समझने की है कि तब जब ये कंपनियां थी तो नेशन की कॉन्सेप्ट नहीं थी। तब कंपनियां पहले आई हैं, नेशन बाद में आया है। इसलिए जब हम आज बात करते हैं जहरीली कंपनियां बाहर छोड़ो, तो उसका मतलब ये है कि कंपनियां तो पहले थी। यहीं पर हम मिंटो पार्क में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जो है, कंपनी का राज जो था वो क्वीन विक्टोरिया का राज हुआ। यानी कि हम जो थे कंपनी के राज से हम किसी रानी के राज में गए, वो हिंदुस्तानी बताता है। हुआ ये है जिसकी तहत जो है मैं बहुत जल्दी अपनी बात जो है खत्म करता हूँ। इस साइंस ने जो कि बाइनरी डायलेक्टिक्स वाला था, जिसके तहत हुआ ये है, तो अभी जी बैठे हैं तो उनको पता होगा, तो उसने हमें ये सोचना बताया है कि नहीं, सब कुछ मेरे लिए है, दूसरे के लिए नहीं। वी और दे का कैटेगराइजेशन जो है वो वहीं से शुरू होता है। साइंस ही बताती है कि हाँ, मैं मालिक हूँ और तुम नौकर। ये डिवीजन जो है वहीं पर होता है। तो ये सोशल कैटेगराइजेशन जो है वहीं से शुरू होता है, साइंस से शुरू होता है। और जहाँ जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसमें हम सबको जोड़ना चाहते हैं,
वहाँ पर बाइनरी डायलेक्टिक्स से काम नहीं चलता, इस सोच से काम नहीं चलता। और ये सोच जब तक बदलेगी नहीं, जहरीली सोच जो कंपनियां बनाती है, जहरीली सोच जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करती है, जो विकसित भारत बनाती है, मोदी जी की सोच जो है वो वहीं से आती है। प्रयाग को बख्शे वो, हमें जो है उनके पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आएगा यहाँ पर तो उससे जो है, ऐसा ही कह रहे थे शंकरगढ़ में कब एक वर्मा शेल या किसी और शेल की कंपनी खुल जाएगी, या कुछ और 2-4 इसी तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां खुल जाएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। उसमें ये नहीं होने वाला है कि 48 लाख लोग जो पुलिस के लिए बैठ रहे हैं, और हमें मालूम है वो क्यों बैठ रहे हैं, 48 लाख लोग आके पुलिस के कांस्टेबल क्यों बनना चाहते हैं, ये शायद सोचने की जरूरत है। उसका कारण केवल यही है कि जिस शिक्षा को हमने लिया है वो शिक्षा वही है, उसी साइंस से गवर्न है, उसी मैकॉले की शिक्षा है जो कि अस एंड देम का विभाजन करती है, जिसने बताया है कि हम अंग्रेज हैं, तुम हिंदुस्तानी, हम ज़्यादा जानते हो, तुम कम जानते हो, तुम्हें ये कमी है, तुम्हें ये कमी है, तुम ये कमी है। तो जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आती है वो सारी यही से, और सारा का सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आजकल जो चल रहा है वो इसी पे चल रहा है, और वो इस पे चल रहा है, वो साइंस का उपयोग भी इसी पर हो रहा है कि आप जो है बेहतर धोखा कैसे दे सकते हैं जी। तो आज मैं कोई साइकोलॉजी वाला हूँ, इसलिए मैं आपको दुख इतना बता सकता हूँ कि एक बड़ी इंडस्ट्री बनी है, इसका नाम है AI इंडस्ट्री। AI जानते हैं आप नहीं? जी। तो हम लोग यही समझते थे कि इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल नहीं होती है, लेकिन अब इंटेलिजेंस जो है वो भी, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो भी आर्टिफिशियल हो गई है। तो फेसबुक पर जो है ये आ जाएगा कि टाटा जी बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी खरीदिए, नारायण मूर्ति बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी खरीदिए, और उसके बाद आपको पता चलता है जितने पैसा आपने क्रिप्टो करेंसी में लगाया वो सब किसी की जेब में चला गया। वो धोखा जो चल रहा है, ये धोखेधड़ी जो चल रही है आपको, ये सेवल इसी से चल रही है जो ये बताती है कि मैं रईस हो जाऊंगा, तुम गरीब हो जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम साथ नहीं लेना चाहते, हमें ये लगता है कि हम compete करें, आगे रहें, और compete करें, आगे रहें का मतलब है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए, और कुछ नहीं। साइंस के माध्यम से अगर आप पैसा कमा सकते हैं तब तो आप विकसित हैं। अगर आप जो है सब लोग खुश हैं, साथ रहकर खुश हैं, सबके पेट में रोटी है और कपड़ा है और मकान है, तो आप विकसित नहीं। विकसित तभी हैं जबकि GDP हाई होगा, और ज़रूरी नहीं है अगर हम सब लोग एक साथ जो है खुश रहना चाहते हैं तो GDP हाई हो। वो सोच में बदलनी पड़ेगी, और बदलेगी तभी जबकि ये साइंस वाली सोच जो बाइनरी है वो होलिस्टिक होगी, डायलेक्टिक्स हमारी जो है वो बदलेगी, और शिक्षा हमारी जो है होलिस्टिक डायलेक्टिक्स पर चलेगी, बाइनरी पर नहीं चलेगी। तो हम लोग यहीं पर इसकी बात जो है समाप्त करते हैं।